वेरी गुड इवनिंग। विवेक, हेमंत, शुभम, साहिल, अभिषेक, ध्यानचंद, स्वाति, विवेक कुमार सिंह, निगम, जेबा, दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है। 2 दिन हुआ, फिर 6 दिन के लिए कर दिया। और सारे स्टूडियोज बंद हो गए हैं ना। अब मेरा तो चलो होम स्टूडियो है, तो हम तो क्लास लेंगे। जय हिंद, गुड इवनिंग। शिखा, कोरोना अपने बिल्कुल वर्स्ट फेज में है। सर, इतने कम फी में इतने सारे मटेरियल और इतने सारे टीचर्स और इतने हाईली पेड टीचर्स, सबकी तो नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों का नखरा भी सहना पड़ता है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के कॉस्ट पे भी कई बार टीचर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट छोटी छोटी बात पे इतना गंदा एसएमएस लिख देते हैं कि फिर मन में बात आती है कि हम कर क्यों रहे हैं। लेकिन फिर आप लोग जब लिखने लगते हो थैंक यू सर, ये वो, अच्छा लगता है। अभी तो ये जो 10 दिन का पीरियड है ना, इसको बहुत ही, दिल्ली में स्थिति बहुत भयावह है। तो हम बहुत सारे टीचर्स को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि आप आइए और क्लास लीजिए। और सबके पास स्टूडियो नहीं है। लोग कहीं कहीं स्टूडियो में पढ़ा रहे थे, इसलिए बहुत सारे टीचर तो अभी ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। कुछ टीचर्स को कोविड हो गया, कोई बात नहीं है, पर हमारी जर्नी जारी है।
और मैंने अपने क्लासेस की संख्या भी बढ़ा दी है। अब प्रतिदिन लगभग 5 क्लास लेंगे। आपकी क्लासेस चलती रहेंगी अगर मेरा स्वास्थ्य मेरे साथ रहा तो। हर बैच में क्लास चलते रहेगा। आर कुमार सर ठीक हो गया है। आर कुमार सर किसी और स्टूडियो से पढ़ा रहे थे। आज उनसे बात हुई, हमारे जो जो कोऑर्डिनेटर हैं, तो नीरज भूषण जी हैं कोऑर्डिनेटर, जो आपका कोर्स प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन करते हैं और मटेरियल डेवलपमेंट का भी सब देखते हैं। तो नीरज जी बात किए थे आज आर कुमार से। पॉलिटी वाले सर भी ठीक हैं, वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी बस ये है कि लॉकडाउन हो गया है तो स्टूडियोज बंद हैं दिल्ली में, और स्टूडियोज बंद हैं तो क्लासेस तो नहीं चल पाएंगी। हमारी क्लासेस चलेंगी। और अभी जो मॉस्किटो है इसका भयानक प्रकोप चारों तरफ से। मुझे 2 मिनट का, 1 मिनट का नहीं, 30 सेकेंड का समय दो। कोरोना को बोला तो वैकेशंस पर जाए, बहुत परेशान कर लिया सबको। वैकेशंस पे नहीं जाए, जहन्नुम में जाए। वैकेशन पे जाएगा फिर लौट के आएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन भी तो कैंसिल हो रहे हैं। आज यूपीएससी ने एक ईपीएफ का एग्जामिनेशन होता है, उसको कैंसिल कर दिया है। तो ईपीएफ का एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है। कोई भी पीसीएस का एग्जाम अपने डेट पे शायद अब नहीं हो पाएगा, ये भी तय है। तय क्या, लगभग तय है। और आपको भी पता है कि हम इनऑथेंटिक बात, अप्रमाणिक बात तो नहीं करेंगे। तो अच्छा है, हमारे पास भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हम बिहार, झारखंड, हरियाणा, जो भी पीसीएस में बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, उनके स्पेशल क्लासेस को हम अलग से रन कर पाएंगे और कोविड के सिचुएशन से निकला जाए। आप भी थोड़ा रिलैक्स होकर के पढ़ सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप छुट्टी बनाने लगो। और एडमिट कार्ड जारी हुआ पड़ा था ईपीएफ के एग्जामिनेशन का, लेकिन आज कैंसिल हो गया है। प्रोविडेंट फंड का एग्जामिनेशन है, कुछ एसएससी और आईएएस दोनों के एग्जामिनेशन के बीच बीच का एक है। लेबर लॉ पूछता है उसमें, मैथ्स रीजनिंग भी पूछता है उसमें। देखो, भारत की जनसंख्या कितनी है?
1.5 बिलियन तो है ही, तो 1.5 बिलियन में 1 करोड़ लोग को कोरोना हुआ मान लेते हैं, तो भी 1.49 बिलियन जनसंख्या तो आराम से घर में खाई पी रही है ना। तो ऐसे बिल्कुल सब कुछ लॉकडाउन करना, कोई लॉकडाउन किया जाता है चेन को ब्रेक करने के लिए। और जो इस बार का कोरोना है ये एयरबॉर्न है, मतलब एरोसोल से भी ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए कहीं भी आप जा रहे हो, सांस भी ले रहे हो, तो हो सकता है कि आपको आ जाए। इसलिए मास्क बहुत जरूरी है, मास्क ही प्रोटेक्शन है इसका। जेपीएससी पोस्टपोन्ड हो गया। जेपीएससी पोस्टपोन्ड हो गया, हरियाणा भी पोस्टपोन्ड होने वाला है। एग्जामिनेशन जो भी डिक्लेयर्ड है ना मई जून जुलाई वाले महीने में, ये सब पोस्टपोन होके आगे जाने वाले हैं। होगा जरूर एग्जामिनेशन, ये तुम मान के चलो कि तुम्हारे लिए 2-3 महीने का एक अवसर मिल गया है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको, और वैसे भी हमने इतनी तेजी से क्लासेस आपकी चलाई हैं, 2-2 3-3 क्लासेस रेगुलरली चली हैं, 4-4 क्लास तक चला है आप लोगों का। 4 क्लास का मतलब हो रहा था कि 6 घंटा की इफेक्टिव पढ़ाई, तो 6 घंटा तो 4 घंटा 5 घंटा तो क्लास हर व्यक्ति करना ही चाहिए। और हमारा वादा था आपसे कि हम 31 मई तक 9 महीने में कोर्स को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है टाइम। और जो लोग अपने टाइम को बेशकीमती नहीं मानते हैं वो जीवन में कभी प्रगति नहीं करते। तो कोर्स जो स्टार्ट हुआ था वो, और जो लोग ज्वाइन अभी कर रहे हैं या किए हैं या किसी भी मंथ में ज्वाइन किए हों, उन सबको मैंने वीडियो क्लासेस अवेलेबल करवा दिया है कि आप लाइव क्लास भी लेते रहिए और पीछे से वीडियो क्लासेस भी देख लीजिए। और अगर नहीं देखना है तो लाइव क्लास तो मिल ही रहा है। तो हर सुख सुविधा जो मेरे हिसाब से लगा कि आपके लिए उचित है, मैंने पीटी कम मेंस बच्चों को पीटी एक्सक्लूसिव का भी कुछ क्लासेस दे दिया है। कुछ बच्चे नाराज भी हैं कि हमने उधर भी पैसा दे दिया पीटी एक्सक्लूसिव में। अरे भाई 4-5 हज़ार रुपया दिए हो मानते हैं, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये के लिए आपको उससे ज़्यादा बेशकीमती चीज़ मिल जाएगा, और क्या मिलेगा वो आपको बाद में पता चलेगा। इसलिए उसके लिए आपको सोचना नहीं है। न्यू बैच इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल शुरू हो रहा है। आप ज्वाइन कर लो ना, ज्वाइन करवाओ या कर लो, तो आपको लाइव क्लासेस, तो नया टॉपिक आपको मिलेगा 22 तारीख से। 22 तारीख से हिंदी वाले भी नए बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि 22 तारीख से आप नए बच्चे जो आएंगे उनको नया टॉपिक मिलने लगेगा। तो 22 तारीख से वो बिल्कुल फ्रेश ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ओके, थैंक यू। सीसेट का कोर्स लॉन्च किया गया था, राकेश यादव की टीम आई थी उसमें, लेकिन चूंकि एडमिशन्स नहीं हुए, रिस्पॉन्स नहीं था उसका, मुश्किल से बहुत कम बच्चे उसमें आए, तो बच्चों का फी रिफंड कर दिया गया और सीसेट को बंद कर दिया गया। क्योंकि देखो, कॉस्ट बियर करना इतना आसान नहीं है, और हर व्यक्ति जहां चाहता है कि मेरा जो टेंडेंसी है भारत में कि हम कैसे 500 रुपया बचा लें, 1000 रुपया कम कैसे पे करें। हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ कोचिंग्स में लोग आते हैं और जो फ़ी है, कुछ भी फ़ी रख दो, कुछ भी फ़ी रख दो, चाहे तुम 1 लाख फ़ी रख के देख लो, चाहे तुम 20,000 फ़ी रख करके दो। उनकी आदत है, उनकी परंपरा है कि हम कैसे इसमें और कम करवाएं।
तो ये सब टेंडेंसीज है बहुत ज़्यादा लोगों में। हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश माध्यम में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश माध्यम में तो कोई पूछता नहीं है कि क्या फी है, नहीं है, अपना जिसको पढ़ना है वो पढ़ता ही पढ़ता है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो भारत में दम तोड़ती ही है ना। चलो ओके, मैपिंग का आज लास्ट डे है और मैप में हम लोग चलते हैं अभी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार चलते हैं एक बार। ज्योग्राफी ऑप्शनल चल रहा है हमारे आलोक रंजन क्लासेस ऐप पे, और करियर व्हील के ऐप पे तो नहीं चल रहा है अभी। एपी कहाँ बच रहा था? एपी, आंध्र प्रदेश तो हम लोगों ने कर लिया था ना। आंध्र प्रदेश देख लिया था, फिजिकल मैप देख ही लिया था। पॉलिटिकल मैप में भी कोस्टल एरियाज देख लिया था हमने। नीचे रायलसीमा देख लिया था, 4 डिस्ट्रिक्ट्स बता दिया था। तो अब आप चलिए अंडमान निकोबार में। अरे भाई, हमारे चैनल पे क्यों नहीं कर सकते हो? सब हो गया था, ओके। यूपी करेंगे, लेकिन पहले अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है ना उसको कर लेते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार से क्वेश्चंस बहुत आता है। इसलिए आप चलिए अंडमान निकोबार में पहले। अगर पेज निकाल लिया आपने तो जल्दी से मुझे बताओ, इन्फॉर्म करो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग उस टीचर के मैपिंग को ज़्यादा एप्रिसिएट करते हैं जो बोर्ड पे दिखा दिखा के पढ़ पढ़ करके बताता है, और जो टीचर बेचारा एक एक लोकेशन सब याद रखे हुए है, विश्व और भारत से लेके पूरा ग्लोब का, उसके लिए लिखते हैं कि मैपिंग अच्छा नहीं करवा रहा है। एक मैपिंग करवा रहा है वो भी अच्छा नहीं करवा रहा है। चलो, ऑक्सफोर्ड में पेज नंबर 29, ब्लैक स्वान में पेज नंबर 17 है शायद, ऑक्सफोर्ड में शायद 22 है, वॉटेवर निकल गया। चलो ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अंडमान और निकोबार 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है और बीच में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूहों को विभाजित कर रही है। मिला क्या? 10 डिग्री चैनल। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, सुनकर मजा आ जाता है। ऊपर वाले का करम है, रहम है, जो कह लो। क्या ऊपर वाले ने दिया न दिया, कभी व्याख्या नहीं की मैंने। Look at it, wonderful. 10 डिग्री चैनल फाउंड। ओके ग्रेट। 10 डिग्री लैटिट्यूड है, 10 डिग्री अक्षांश है, इसीलिए 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये जो 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये जो नाम दिया हुआ है, ये इसका रीजन क्या है? रीजन अक्षांश है। आप देखो क्या वहां से 10 डिग्री लैटिट्यूड निकल रहा है कि नहीं? 10 डिग्री अक्षांश है वहां पे।
ओके, तो 10 डिग्री चैनल है। फिर नेक्स्ट देखो, अंडमान में चलते हैं। तो अंडमान में सबसे ऊपर से चलना शुरू करो। पहले जो मेजर आइलैंड्स है उसको देखेंगे, फिर छोटे छोटे आइलैंड्स को भी लोकेट करना है। तो सबसे ऊपर चलते हैं। ऊपर में है नॉर्थ आइलैंड, मिडिल आइलैंड, साउथ आइलैंड, लिटिल आइलैंड। और साउथ और लिटिल के बीच में है डंकन पैसेज। ये आइलैंड फ्लोट नहीं करता है, सिर्फ दुनिया का केवल लैमजाओ लोकतक झील में है जो फ्लोट करता है, और कहीं कोई आइलैंड फ्लोट नहीं करता है। अंडमान में मिला। पूरे सीरीज में नॉर्थ से साउथ आओ। नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, सॉरी, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। और साउथ और लिटिल के बीच में डंकन पैसेज। अब नहीं है तो लिख लो, जब हमने कहा है तो होगा ही होगा। डंकन पैसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट था। साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड के लिए यहीं से जहाज निकलते थे। डंकन पैसेज बोलते थे इसको। और ब्रिटिश एम्पायर जो था वो टैक्स लेती थी जहाजों से। ओके, डंकन पैसेज फाउंड, वंडरफुल। नाउ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान है ना। तो देखो कि वहां पे रुको। सैडल पीक, उच्चतम चोटी, सैडल पीक है क्या? सैडल पीक मिला। अंडमान और निकोबार की सबसे उच्चतम चोटी है सैडल पीक। जिस विधि से करवा रहे हैं ना मैपिंग, उसी विधि से करो। 4 मेजर आइलैंड्स देख लिया, 2 चैनल्स देख लिया, 737 मीटर ऊंचा है सैडल पीक, उसको देखो। सैडल पीक किस आइलैंड पर है? नॉर्थ पर। तो नॉर्थ पर ही अवस्थित जो उच्चतम शिखर है सैडल पीक, उसको जरूर याद रखना है। और नॉर्थ आइलैंड है ना, उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया हुआ है। सैडल पीक है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे नंदा देवी कैसे है, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया हुआ है सैडल पीक को। बहुत अद्भुत है। मैंने अब तक अंडमान से खूबसूरत जगह तो नहीं देखी है। अंडमान निकोबार की जो खूबसूरती है, अभी वहां पे एक विदेशी गया था, उसको तीर मार के वहां के ट्राइब्स ने मार दिया। किस आइलैंड पे जा रहा था, किस आइलैंड पे घुसने की कोशिश कर रहा था। अंडमान निकोबार में जाओगे ना तो छोटा छोटा आइलैंड इतना सारा है, और आइलैंड पे कुछ नहीं है, बस कुछ पेड़ है, कुछ केले के वृक्ष हैं। सेंटिलीज आइलैंड पे गया था ना, तो सेंटिलीज आइलैंड पे
सेंटिलीज ट्राइब रहता है और वो लोग छिपकली के जहर को तीर में लगा के रखता है, जैसे ही देखता है कि कोई दुश्मन आ रहा है उसको तीर से मार देगा वो। सेंटिलीज ट्राइब का भी नाम है। खैर कहानी तो बहुत सारी हो सकती है वहां के विषय में, हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। चलिए फिर नॉर्थ आइलैंड पे आप आ गए। अब नॉर्थ आइलैंड और मिडिल आइलैंड को आप देख रहे हैं, तो नॉर्थ आइलैंड से पूर्व जाइएगा तो आपको मिलेगा नारकोंडम, और वहीं पे बैरन आइलैंड भी है। नारकोंडम और बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड लाइव वल्केनो बन जाता है, कई बार डोरमेंट हो जाता है, अभी लाइव वल्केनो है। 2016, 17, 18 में तो लाइव हो गया था, फिर डोरमेंट हो गया है, फिर उसमें से आग निकल रहा है। नारकोंडम एक एक्सटिंक्ट वल्केनो है और बैरन आइलैंड मिला। तो बैरन आइलैंड, नारकोंडम, ये दोनों आइलैंड को आप देखिए। बैरन आइलैंड, नारकोंडम देख लिया होगा आपने। ऊपर से बैरन आइलैंड बिल्कुल मिडिल अंडमान के सामने है, वहां पे आपको देखना है बैरन आइलैंड। और नॉर्थ आइलैंड के पास आपको देखना है साउंड आइलैंड और इंटरव्यू आइलैंड। दो आइलैंड छोटा छोटा नॉर्थ आइलैंड के नीचे में है। साउंड आइलैंड इज टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड और इंटरव्यू आइलैंड इज ऑन द अदर साइड। तो साउंड आइलैंड और इंटरव्यू आइलैंड मिला। अब ये जो हम बता रहे हैं ना, साउंड आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है और ये सब प्रोटेक्टेड आइलैंड है। यहां पे ह्यूमंस बिल्कुल अलाउड नहीं है। बहुत न्यूज में रहता है ये सब। मिडिल आइलैंड के सामने में बैरन आइलैंड नहीं मिला। उससे मिडिल आइलैंड से इफ यू गो ईस्टवर्ड 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आगे जाओगे ईस्ट, मिडिल आइलैंड से बैरन आइलैंड मिलेगा। साउंड आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड, ये दोनों नॉर्थ आइलैंड के नीचे में है। ओके, अब आपको आना है साउथ आइलैंड के पास। तो साउथ आइलैंड के पास आपको देखना है हैवलॉक आइलैंड है। हैवलॉक,
एक आइलैंड है हैवलॉक आइलैंड, एक है रटलैंड। हैवलॉक तो बहुत फेमस है टूरिज्म के लिए, मतलब अंडमान जाने का मतलब ही है कि हर आदमी हैवलॉक जाएगा ही जाएगा। वहां पे लोग भारतीय सरकार स्टीमर्स चलाती है, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। स्टीमर्स पे फूड अवेलेबल है, वहां पे म्यूजिक डांस भी होता है, तो टूरिज्म डेवलप्ड है। और हैवलॉक आइलैंड को डेवलप किया गया है। अंडमान में मोस्टली जो साउदर्न आइलैंड्स है ना, वो ज्यादा डेवलप्ड है। पोर्ट ब्लेयर देखो कहां है, कैपिटल सिटी। हैवलॉक आइलैंड मिला? हैवलॉक आइलैंड का कुछ नाम चेंज किया गया है शायद। हैवलॉक का नाम चेंज करके क्या किया है? मेला आइलैंड है क्या? उसका नया नाम क्या रखा है? हैवलॉक फाउंड डन, ओके। हैवलॉक आइलैंड जाओगे तो वहां तो इतने सारे रिसोर्ट बने हैं ना, सी बीच पे चारों तरफ रिसोर्ट्स बने हुए हैं और बहुत सुंदर प्लेसेस हैं। नारियल पानी पीजिए, सी बीच पे घूमिए। ये सब जॉन लॉरेंस और ये सब सब मत बताओ मुझे। लॉन्ग आइलैंड है वहां पे। आप ऐसा करो, हैवलॉक देखो और खुश रहो। उसको उसका नाम शायद स्वराज द्वीप कर दिया गया है। हाँ, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप आइलैंड किया गया है। वहीं पे एक ह्यूज ह्यू रोज आइलैंड भी एक होगा। वहां पे एक नील आइलैंड भी है, हैवलॉक भी है, दोनों का नाम चेंज हुआ था। सर ह्यूज रोज आइलैंड है, नील आइलैंड है, 3 आइलैंड्स वहां पे है। रटलैंड आइलैंड मिला? रटलैंड आइलैंड। नील आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप आइलैंड है। सुभाष चंद्र बोस की सेना यहां तक पहुंच गई थी, कैप्चर कर ली थी। रटलैंड आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, क्योंकि आइलैंड डेवलपमेंट जो बना था, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IDA, जो राजीव गांधी बनाए थे, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस पर काम किया था। तो IDA का वो सेंटर था, मतलब पहला केस स्टडी था रटलैंड आइलैंड, RUT। और रटलैंड आइलैंड चलिए गए तो वहां पे एक हैरियट करके होगा, हैरियट पीक, छोटा सा हैरियट आइलैंड है। अरे रटलैंड आइलैंड साउथ अंडमान के नीचे में है, और क्या।
हैरियट पीक है या नहीं? माउंट हैरियट है? ऑक्सफोर्ड में बहुत कम दिया है। मैंने तो ये कब से कहा आपको कि ब्लैक स्वान और ऑक्सफोर्ड दोनों का अगर कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे तो बहुत पछताओगे। माउंट हैरियट यस फाउंड। माउंट हैरियट आईएएस की परीक्षा में, यूपीएससी में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आया हुआ है। और आपको पता है कि हम वैसे फालतू का लोकेशन दिखाना नहीं चाहते हैं। पॉलिटिकल में आप लोग कुछ कुछ लोकेशंस देख करके बोलते रहे। माउंट हैरियट फाउंड। अरे एसएमएस इतनी तेजी से निकल जाते हैं कि हम क्या रिप्लाई दें। एसएमएस देखने के लिए मुझे ऐसे गर्दन करना पड़ता है। माउंट हैरियट तो मिला होगा। ओके, मिल गया। हैवलॉक मिल गया, नील मिल गया, माउंट हैरियट मिल गया, 10 डिग्री चैनल मिल गया, डंकन पैसेज मिल गया। चलो मस्त। अब आ जाओ निकोबार में। नहीं, पोर्ट ब्लेयर मिला। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर साउथ आइलैंड में है। ओके, पोर्ट ब्लेयर एक एयरपोर्ट भी है। कोलकाता और चेन्नई से वहां पे क्रूज भी जाता है। लेकिन बेहतर होगा कि आप जाएं, फ्लाइट से ही जाना ठीक रहता है। इसके बाद आप लोग आइए अंडमान से निकल के निकोबार आइलैंड्स पे। निकोबार में भी 4 आइलैंड का मेजर समूह है, ग्रुप है। 4 आइलैंड खुद से देख करके बताओ। सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किया गया है, न कि नील आइलैंड का। ओके, रॉस आइलैंड का आप प्लीज लिख लो इसको कि रॉस आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहा गया है, न कि 4 आइलैंड कौन सा है 10 डिग्री चैनल के नीचे? इंदिरा पॉइंट सबसे लास्ट में। तो 10 डिग्री से लेकर के इंदिरा पॉइंट के बीच में क्या क्या मिल रहा है? नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया है, शहीद आइलैंड। और रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। चलोगे तो 4 ग्रुप ऑफ निकोबार से ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, सीरीज में बताओ मुझे।
सबसे ऊपर में है कार निकोबार, फिर है नानकौरी आइलैंड्स, नानकौरी आइलैंड्स, फिर है लिटिल निकोबार, फिर है ग्रेट निकोबार। 4 ग्रुप में मिला। इंदिरा पॉइंट भी मिल गया होगा। ग्रेट निकोबार भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। किच्चल द्वीप मिलता है क्या? लिटिल निकोबार के ऊपर में किच्चल द्वीप। ओके। आप बैच शुरू किए हो तो आपको घबराना नहीं है। 22 तारीख से फ्रेश क्लास शुरू होंगे और अभी तो मैपिंग चल रहा है तो आप मैप देखो। कच्छल द्वीप नानकौरी में है और बस अब चलते हैं लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप पर चलते हैं तो लक्षद्वीप में 2 चैनल्स को देखना है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। अरे काला पानी पोर्ट ब्लेयर में है और क्या? कोई पूछ रहा है कि काला पानी कहां है? काला पानी पोर्ट ब्लेयर में ही है, यानी साउथ अंडमान में काला पानी है। एट डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप और मालदीव को डिवाइड करती है। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव को डिवाइड करने वाला चैनल कहलाता है 8 डिग्री चैनल। अभी बताओ 9 डिग्री चैनल क्या है? निकोबार में और क्या चाहिए तुमको? इतना ही है, बाकी तुम देख लो एटलस से, मेरे लिए इतना ही है। लक्षद्वीप में तो और भी हम कम दिखाएंगे।
9 डिग्री चैनल बताओ। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय, अमन देवीज। लक्षद्वीप में सबसे ऊपर जाओगे तो मिलेगा अमन देवीज, फिर है कैनोर आइलैंड, फिर है 9 डिग्री चैनल, फिर है तुम्हारा मिनिकॉय, फिर है 8 डिग्री चैनल। पूरे इसी सीक्वेंस में याद रखना है। तुम लोग सोच रहे होगे बार बार उठ के जा कहाँ रहा है। अब तो हम लोग के यहाँ मेड और कुक भी सब लोग भाग गए, कुकिंग भी खुद करनी है। लक्षद्वीप में सबसे ऊपर अमन दीवीज, फिर कैनोर आइलैंड के ऊपर में ही है कवरत्ती कैपिटल। अगत्ती यहाँ का एयरपोर्ट है, अगत्ती एयरपोर्ट उतरोगे और कैनोर के नीचे 9 डिग्री चैनल, फिर मिनिकॉय, फिर 8 डिग्री चैनल। एक लिख रहा है मैडम नहीं होगी सर, आपकी वाइफ नहीं रहती साथ में। मतलब दुनिया में हर आदमी को जरूरी है कि क्या, छोड़ो ये सब। तो लोग को अकेले अच्छे नहीं दिखते क्या? और हम बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, एफर्टलेस कुकिंग। मैंने आज क्या किया, प्याज टमाटर को मिक्सी में डाल के घुमा दिया, फिर उसको कढ़ाई में घी में डाल दिया, पानी डाल दिया, आधे घंटे तक पक रहा था। अभी जाके उसमें पनीर पीसेस डाल दो, मिल्क क्रीम डाल दो, मसाला डाल दिया, धीमी आंच पे छोड़ दिया, हमारा शाही पनीर मस्त तैयार है। दिन का बचा हुआ 2 रोटी, शाही पनीर, दूध रखा है, इतना सा चावल डाल दिया, वो बेचारा खुद ही खीर बन जाएगा। अब बताओ इससे शानदार क्या भोजन होगा।
खाना बनाने का तो भारत में लोग नौटंकी ज़्यादा करते हैं। भारत में क्या करेंगी या क्या करते हैं लोग, अब परवल और आलू लेकर के बैठे हैं, भिंडी लेके बैठे हैं, कट रहा है भैया, कटते कटते ही 1 घंटा निकल गया सुबह से, तो सब्जी कट रहा है। हम लोग का सब्जी कटता नहीं है, हमारा सबसे पहले कड़ाह चढ़ता है और दूसरी तरफ पतीले में सारे सब्जी को फटाफट डाल देते हैं पानी में, और कड़ाह में तेल नहीं डालते। पहले कड़ाह में पहले परवल लिया या भिंडी लिया, खट खट, एक बार में 10 भिंडी लिया, उसको ऐसे किया और कट 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 काट के डाल दिया। अब कड़ाह में चला गया वो सब्जी, गर्म कड़ाह में, तो उसका पानी अपने आप वेपराइज कर गया, सब्जी ड्राई हो गया। अब उसमें तेल डाल दिया, थोड़ा सा तेल ना भी डालो तो क्या फर्क पड़ता है, तेल डाल दिया, मसाला डाल दिया, आंच धीमा कर दिया, ढक दिया, अखबार पढ़ने बैठ गए, तो अच्छी बनती, बुरी नहीं बनती है। औरतों से अच्छा भोजन आदमी बनाते हैं, ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एबिलिटी में जेंडर का कोई रोल नहीं होता है। फीमेल्स का इंटेलिजेंस ज़्यादा है, इसमें मान लो चुपचाप, ज़्यादा अच्छी बात है। और उस इंटेलिजेंस का वो कैसा उपयोग कर रही हैं या दुरुपयोग कर रही हो तो अलग बात है। एक फीमेल के पास पावरफुल सेंस होता है अपने मेल के हर गलत हरकत को समझने का, लेकिन एक मेल के पास वो पावरफुल सेंस नहीं होता है कि अपने फीमेल पार्टनर के गलत हरकत को समझ ले, बिल्कुल नहीं होता है। फीमेल एक बार रो के ऐसे मासूम फेस बना देगी तो मेल को लगेगा अरे यार इससे तो अच्छी कोई है ही नहीं, लेकिन तुम फीमेल के सामने लाख नौटंकी कर लो, उसको नेचर ने बहुत पावरफुल सेंस दिया हुआ है, तो दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मेल्स, ये तो मान के चलिए, नहीं तो लाइफ में फंसिएगा। गुरु जी है इसलिए बता देते हैं। चलो छोड़ो। लक्षद्वीप में मिनिकॉय मिला, अमनदीवी मिला, अमनदीवी एयरपोर्ट है, कवरत्ती मिला, कैपिटल है, अगत्ती एयरपोर्ट है, अगत्ती एयरपोर्ट है। लाइफ को ना जितना सिंपल बनाओगे सिंपल बनेगा, जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना कॉम्प्लेक्स बना चला जाएगा। हम लोग हर चीज में ब्रेन लगा करके, इमोशंस लगा करके उस चीज को और खराब करते रहते हैं, कोई जरूरत ही नहीं उसका। अगत्ती नॉट फाउंड, अगत्ती इज ए पोर्ट। अगत्ती तो फ्लाइट उतरती है। अरे हमने सोचा हुआ था कि हम आप लोगों को इनवाइट करेंगे, सारे बैचेस को एक साथ, कि दिल्ली से हमारा ज्योग्राफिकल टूर निकलता है। और ज्योग्राफिकल क्या टूर होता है, टूर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो हमारे कोरोना भाई साहब हैं ये मान ही नहीं रहे हैं। अमनदीवी इज फाउंड, अमनदीवी इज नॉर्थ में है, अगत्ती फाउंड, अगत्ती इज नॉट इन ऑक्सफोर्ड। एक और बंगारम, अगत्ती, कलपित्ती, दे आर इन सीक्वेंस।
ओके, तो लक्षद्वीप में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब देखो लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लक्षद्वीप बना कैसे, लक्षद्वीप में कितनी वर्षा होती है, मृदा कौन सी है, जनसंख्या कौन सी है, ट्राइब कौन सी है, ये हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ने लगेंगे ना, जब रियल ज्योग्राफी, तब बात करेंगे। ओके, लक्षद्वीप में 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है। पहले तो हिंदूज थे, लेकिन वो सूफी संत एक गए वहां पे और पूरा आइलैंड कन्वर्ट हो गया। और अभी लक्षद्वीप की जो जनसंख्या घनत्व है उसको तुम देख लोगे तो रोंगटा खड़ा हो जाएगा तुम्हारा। 3000 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर लक्षद्वीप का जनसंख्या घनत्व हो चुका है। और लक्षद्वीप आइलैंड, क्या बोलूं मैं, वहां का जो इकोसिस्टम है, कोरल आइलैंड्स है ना, कुछ आइलैंड्स को तो प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन वहां अंदर में जो जनसंख्या है वही इतनी बढ़ रही है कि सूफी संत तो बता के चले गए कि भाई जितना बच्चा पैदा करोगे सारा का सारा बच्चा ऊपर वाले का है। अब ये तो लक्षद्वीप का डेंसिटी निकाल के देखो और मुझे बताओ कितना है। चंडीगढ़ के विषय में क्या हम बात करें, इससे खूबसूरत सिटी बहुत कम है। मुझे भुवनेश्वर भी बहुत सुंदर लगा। भुवनेश्वर भी बहुत सुंदर सिटी है, बहुत स्पेसियस बना हुआ है पार्ट्स में, प्लानिंग बहुत अच्छा है भुवनेश्वर का। लेकिन चंडीगढ़ के आगे तो भारत के कोई भी सिटी इसके आगे नहीं है। पर स्क्वायर किलोमीटर में होगा ना यार। जनसंख्या घनत्व तो जो 2005 का आंकड़ा है वो लगभग 2200 कहता है, क्योंकि 2011 में जो सर्वेक्षण आया, जो सेंसस आया, उसका आंकड़ा तो 2005 का है। तो आज 16 साल बीत चुके हैं। तो 16 साल में अगर हम ग्रोथ रेट से देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो लगभग 2500 2600 वहां तो निश्चित रूप से हो चुका होगा। 2200 ही मान लेते हैं। तो 2200 जनसंख्या घनत्व तो बाप रे बाप बहुत ज्यादा है, वो भी गांव के लिए। मलयालम भाषा है वहां की। ये केरल के लोग जो मछुआरे थे ना, वही वहां पे जाते थे। तो अभी तो मेरे ख्याल से लगभग 2500 तो कम से कम हो ही गया होगा। चलो ओके, 2000 तो पुराना आंकड़ा है। रांची तो हिल स्टेशन है। रांची के आसपास तो इतना सुंदर एरिया है कि मत कहो। रांची तो हिल स्टेशन था। रांची तो और केरल में लोग पढ़े लिखे हैं। केरल में तो लगभग 100% एजुकेशन है ना। तो ये जो लोग कहते हैं कि एजुकेशन का संबंध बच्चा पैदा करने से है, तो वो तो मुझे लगता है कि सांस्कृतिक धार्मिक भी कारक किसके बड़े स्ट्रांग होते हैं। चलो जो भी है, व्हाटएवर। लिखो,
इकोनॉमिक्स का क्लास एक वीक के बाद ही शुरू होगा। ओके, ऑलराइट, वेल डन। नाउ लेट्स गो टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश चलो। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो फिजिकल मैप है ना, उसको देखो एक बार। तो नदियों का डेंसिटी आप देखोगे तो बिहार जाकर के बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ईस्टर्न यूपी और बिहार में नदियों का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। और तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि अगर बिहार के पॉपुलेशन को कम कर दिया जाए तो बिहार तो अद्भुत स्टेट बन सकता है। लेकिन वहां की जनसंख्या इतनी भीषण बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश से भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो चुका है। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ, सुन करके दांत में उंगली दबा लोगे। बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताओ, यूपी का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताओ, कर्नाटका से तुलना करो, तमिलनाडु से तुलना करो, तो आपको आश्चर्य होगा कि साउदर्न स्टेट्स कहां से कहां निकल गए। अब देखो, कहीं भी लॉकडाउन होता है तो सिर्फ बात होने लगती है यूपी के मजदूर वापस जा रहे हैं, यूपी की ट्रेनें भर गई, बिहार के मजदूर वापस आ रहे हैं। तो ये दोनों स्टेट का एक ही काम है क्या? सिर्फ मजदूर पैदा करो, दूसरे राज्य में भेजो, वहां से रोजी रोटी कमाओ, लात जूता तक खाओ, गाली गलौज खाओ, और वहां से कमा के आते हैं अपने प्रांत में, यहां आकर के सब शेर बन जाते हैं। फिर यहां आकर के तो फिर सब बब्बर शेर हैं। ये 1106 तो 2005 का आंकड़ा है। और यूपी का तो डेंसिटी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यूपी में बुंदेलखंड का बहुत सारा एरिया आता है। यूपी में जो मिर्जापुर वाला भाग है वहां पर सब बघेलखंड और बुंदेलखंड, सब का जो पहाड़ी एरिया है, तो वहां डेंसिटी कम है, इसलिए यूपी का कुछ लगता है कि कम डेंसिटी है। लेकिन अगर ईस्टर्न यूपी जाओगे और ये जो रोहिलखंड वाला एरिया है, तो भयानक जनसंख्या है। तो यूपी भी लगभग वही है। अगर यूपी का कुछ भाग अगर हम लोग हटा दें, यूपी का भी हाल वही है। ये जो ईस्टर्न यूपी और बिहार का पूरा बेल्ट है, इसको जनसंख्या का प्रजनन केंद्र भी माना जा सकता है। और यहां लोग जनसंख्या इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हैंड्स मोर द वेजेस अर्न्ड। जितने हमारे जनसंख्या बढ़ेगी उतना हम लोग मजदूरी ज्यादा कमाएंगे। ये सोचते ही नहीं कि हर मजदूर एक पेट लेकर के पैदा होता है, तो सिर्फ मजदूरी कमाता नहीं है, वो खाता भी तो है। अब एक नई संस्कृति आई, लालू जी के उत्थान के बाद एक नई संस्कृति आई। पहले लोगों के आंखों में थोड़ा शर्म था, लेकिन अब क्या है कि आप अशिक्षित हो, लेकिन अगर 10-20 हजार रुपया कमा लिए हो तो सड़क पे आकर के तो वो ऐसा गाली गलौज और ऐसा एटीट्यूड में रहता है, इतना क्या बोलते हैं उसको, भौकाल में
वो किसी ठेके में कमा लिया पैसा, कहीं पे भी पैसा कमा लिया, तो उसका तो लगता है कि पता नहीं किसको मारेगा, किसको गाली देगा। वो तो प्रधानमंत्री से लेकर किसी को कुछ समझता ही नहीं है। ये जो नया कल्चर है, सड़क पे आकर के और अपने अशिक्षा को, अपने हीनता को न देख करके उसको कवर अप करने के लिए और लंबी लंबी छोड़ना, ये एक नया कल्चर आया। अब ये जो कल्चर आया, इसके कारण तो पूरा का पूरा सब सिस्टम ही पूरा बदल गया है वहां पे। अब लिख रहा है नो फैक्ट्री इन बिहार। बिहार में कौन फैक्ट्री लगाएगा भाई? बिहार में मैंने शायद बताया था आप लोगों को कि मैंने एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की योजना बनाई, तो वहां पे लैंड भी खरीदा, करोड़ों इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वहां का जो लैंड का जो DCLR है उसको 25-50 हजार रुपया दिया नहीं, ऊपर से फोन भी करवा दिया DM का। तो हमारा पूरा लैंड और उलझा करके, फंसा करके बढ़िया से चौपट कर दिया है। अब देख लो, तमाशा बन गया, मेरा तमाशा बन गया। तो कौन जाएगा वहां पे और क्यों जाएगा? यही अगर हरियाणा में लैंड लेकर के यूनिवर्सिटी खोले, राजस्थान में खोले, तो इतना सहूलियत है। महाराष्ट्र में खोल के देखो, कर्नाटका में खोल के देखो, वहां का चीफ मिनिस्टर आपको कहेगा कि धन्यवाद जी, आप मेरे घर में आए। और यहां तो ब्लॉग का वीडियो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे लगता है पता नहीं प्रधानमंत्री वही है। तो ऐसे यूपी बिहार में जो लोगों का एटीट्यूड हो गया है, वो हर चीज में तो उंगली घुसाने लगते हैं। चीजें खराब कैसे हो रही हो, तुम अच्छा कर रहे हो तो पीछे पड़ जाएगा। कोई नेता उभर रहा है, गोली मार दो। अब ये पूरा सिस्टम है, तुम भी अच्छी तरह समझते हो। कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक वीक नहीं हो रहा है, ये सब अभी तो रिसेंट घटनाएं घटी हैं। खैर चलो यूपी में आ जाओ। यूपी में आते ही कहानी तो बनने लगती है। नकली सर्टिफिकेट और नकली कॉलेज और फर्जी डिग्री और फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पासपोर्ट, जितना बनवाना है भैया यूपी आ जाओ, बन जाएगा। MSc कानपुर से कर लो, PhD जयपुर से कर लो। चलो छोड़ो, चलो यूपी में आते हैं। भारत का आत्मा कह लो, भारत का कोर कह लो, गंजरिक प्लेन्स का ये जो भाग है उत्तर प्रदेश और बिहार का, भारत की मूल जनसंख्या यही है। अब तो यूपी का जनसंख्या 22-23 करोड़ तो सेंसस कहता है, बढ़ के 25-26 हो गया होगा। 10 करोड़ यूपी के लोग बाहर में बसे हुए हैं, जो अपने आप को मुंबईकर कह रहे हैं या कहीं कहीं जो बसे हुए हैं। तो यूपी का जनसंख्या वैसे भी 40 करोड़ है, बिहार का जनसंख्या भी 20 करोड़ है। तो 60-70 करोड़ जनसंख्या तो भारत की सिर्फ यूपी बिहार की है। तो बच गए कितना भाई? तो बच गए बाकी 60 करोड़। यानी भारत में सारे स्टेट्स मिलाकर के 60 करोड़ और यूपी बिहार मिलाकर के 60 करोड़। गलत नहीं कहा ना? तो यूपी बिहार ही भारत है और आने वाले टाइम में इनका ही सारा पॉपुलेशन शेष रह जाएगा। हम कोई प्रांतवाद और वो बात नहीं करते हैं, भारत राष्ट्र के विषय में सोचते हैं। और तुमको पता है कि हम भी उसी मिट्टी से हैं, हम कहीं केरल से नहीं आए हैं, हम किसी दूसरे अंतरिक्ष से नहीं आए, उसी मिट्टी से आए हैं। लेकिन वहां का जो दृश्य है वो एक भयावह दृश्य है, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। चलो कि यूपी में आ जाओ और वहां की नदियों को पहले देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। गंगा यमुना को पहले देख लो। गंगा यमुना का संगम, पवित्र
प्रयागराज, पूर्व का नाम इसका इलावृत था, इलावृत। कौशाम्बी इलाहाबाद से थोड़ी दूरी पर है, जहां पर मगध के शासकों ने अपना सैन्य नगर बसाया हुआ था। तो इलाहाबाद ऑलवेज मगध का एक पावर सेंटर रहा है। मगध यहीं, जो सैन्य नगर कौशाम्बी था, यहीं से कंट्रोल करता था पूरे पंजाब, और आर्मी यहीं से मूव करवाता था। वो मगध से तो टाइम लगेगा ना, तो यहीं पे गैरिसन टाउन कहते हैं उसको, कौशाम्बी बनाया हुआ था। तो कौशाम्बी और इलावृत दोनों अलग चीज था। इलावृत ही बाद में इलाहाबाद हो गया। अकबर का किला है इलाहाबाद के पास में, और उस किले में हिंदू मंदिर हैं जो उसकी रानियां जहां पूजा करती थी, इसीलिए अकबर द ग्रेट कहते हैं। अकबर के मन में कोई वैमनस्यता नहीं शेष रह गई थी, और वो हर संस्कृति को बराबर मानता था, हर धर्म को बराबर मानता था, इसीलिए अकबर द ग्रेट कहते हैं। और उसने दीन इलाही भी जलाने की कोशिश की थी, एक नया धर्म, लेकिन उसका भी मुकाबला बहुत भयानक कट्टर जो मुल्ला होते हैं ना, बहुत फैक्शंस ग्रो कर गया था, उसका धर्म नहीं चलने दिया। तो आपने देखा होगा कि यमुना गंगा देखा होगा, आप आगे देखो, शारदा नदी है। शारदा नदी, काली नदी जो है ना, नेपाल में जो काली है, उसी नदी का नाम शारदा हो जाता है। शारदा कोई अलग से नदी नहीं है। काली रिवर डिस्प्यूट आपने सुना होगा, तो काली डिस्प्यूट गुरुजी सबसे ज्यादा यूपी बिहार वाले आईएएस बनते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में भी बैठते हैं, और ये वहम से बाहर निकल जाओ। हरियाणा की 2 करोड़ की जनसंख्या है मात्र, और हरियाणा यूपी पीसीएस में घुस करके टॉप रैंक 2 लाया है। चाहे जुडिशियरी हो, हरियाणा सबको सबक सिखा रहा है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है बिहार की, गलतफहमी में हो तुम। रिजल्ट्स में बिल्कुल सब चेंज हो गया है। हरियाणा सबसे सुपर स्टेट है। शिक्षा में भी जबरदस्त क्रांति चल रही है। अब तो एसएससी और बैंकिंग में हरियाणा के बच्चों ने बिहार को बिल्कुल पटक दिया है। चलो ओके, आप यूपी में देखो, शारदा काली का नाम है। शारदा के बाद रामगंगा मिलना चाहिए, गोमती, सरयू, पश्चिम से पूर्व देखोगे, यमुना, गंगा, साई, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती। राप्ती तो जा रही है उसी में ना, राप्ती नदी प्रवेश कर रही है किसमें? घाघरा में। घाघरा की ही सहायक नदी है। ओके, रिवर्स को देख लिया। और कोई नदी, एक साई नदी भी है क्या शुरू में ही? यमुना, गंगा, साई। आपका एसएमएस देखने के लिए बार बार मुझे। बूढ़ी राप्ती,
Oh, Sohail, you will be provided with English medium notes. I don't know why you have not received, but we have English medium notes, and we have provided English medium notes also. So maybe in your chalo, I will ask tomorrow my entire team that all the English medium students shall be provided with the English medium notes. कई बार PDF it is wrongly sent to you. Sometime it happens. बूढ़ी राप्ती फाउंड सूरज रिवर सरजू सूरज क्यों लिख रहे हो? अयोध्या किस पे है? सरजू पे है भी नहीं पता. साई रिवर फाउंड बिटवीन गंगा एंड गोमती. गंगा और गोमती के बीच में एक साई रिवर है. Okay, well done. Now move to what? Political map. Political map. अगर तुम वैसे डिवीजन देखना चाहोगे तो the land between Ram Ganga and Saryu, that is called रोहिलखंड. Okay, रोहिलखंड है ऊपर में. तो पहले हम लोग रोहिलखंड के सिटीज को देख लेते हैं. चलो, रोहिलखंड प्लेन्स मिला क्या? Sarju, Saryu, both are correct. रोहिलखंड प्लेन्स है. अवध प्लेन कहते हैं. गोमती से घाघरा के बीच में अवध प्लेन है. गोमती को ही तुम मान लो, और गोमती से वेस्ट जाओगे तो दैट इज रोहिलखंड. गंगा और गोमती के बीच में जो प्लेन है उसको रोहिलखंड बोलेंगे, और पूर्व की तरफ अवध प्लेन्स बोलेंगे. तो रोहिलखंड में सबसे पहले Why it is called रोहिलखंड बात करेंगे हम लोग. It is called because of the रोहिल्ला tribe which came from अफगानिस्तान. रोहिल्ला जनजाति आई है वहां पे रहने के लिए बहुत पहले. तो रोहिलखंड अफगानियों के कंट्रोल में रहा है सब दिन. अभी भी रोहिलखंड में ट्रैवल करोगे तो रोड साइड पे तुमको मिलेगा बड़ा बड़ा बिरयानी का हंडिया और नॉनवेज का पूरा लगातार दुकान. अब बताओ, रोहिलखंड प्लेन्स हो गया, अवध प्लेन्स हो गया. उसके बाद एक और रीजन है, गंगा यमुना दोआब. गंगा और यमुना के बीच का लैंड, द ट्रैक बिटवीन गंगा एंड यमुना, दैट इज कॉल्ड दोआब. और यमुना के नीचे आओगे तो है यमुना चंबल बैडलैंड, या यमुना चंबल का जो बीहड़ का एरिया है.
तो इस तरह से यूपी प्लेन्स को डिवाइड किया जाता है। क्या क्या डिवीजन हुआ? रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन्स, गंगा यमुना दोआब और यमुना चंबल बैडलैंड्स, 4 भाग में बांटेंगे। लेकिन इस तरह का जो पढ़ाई है ना, वो हम लोग अलग करेंगे। डिटेल वाला जो हम करेंगे ये अलग करेंगे। मुरादाबाद बिरयानी, अच्छा चलो पॉलिटिकल सिटीज को लोकेट करो। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है? लखनऊ, धन्यवाद। ईटा, वाह। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। नवाबों का शहर। इतिहास के पन्नों में मुझे मिला कि बनारस के महाराजा इतने शक्तिशाली हो गए थे कि 6 लाख की सेना के साथ लखनऊ पे चढ़ गए। तो वहां के नवाब ने इनको टैक्स और गिफ्ट दिया, तब ये वापस लौट गए। बनारस एक बहुत ही पावरफुल स्टेट बन गया था। रामगढ़ का, रामनगर का जो किला देख रहे हो, ये वॉरेन हेस्टिंग्स को भी डिफीट कर दिया था बैटल में, वहां का राजा। ओके, लखनऊ के पास एक और बड़ा सिटी है कानपुर, एक और सिटी है उन्नाव। क्या यूपी में दिखा यार, सब तो पता ही है तुम लोगों को। लखनऊ के एक सर्कल में देखो क्या क्या है। लखनऊ के पास ही है ना उन्नाव, लखनऊ के बेल्ट में मलिहाबादी दशहरी, आहा क्या आम है। कन्नौज पावर सेंटर किसका था? हर्षवर्धन। बाराबंकी, बरेली, रायबरेली। चलो ओके, ऐसा करो कि उत्तरी भाग में देखो, लखनऊ से पश्चिम और उत्तर की तरफ जाओ। रोहिलखंड के देखो, मुरादाबाद कहाँ है, सहारनपुर कहाँ है, रामपुर कहाँ है, इस वाले भाग में जाओ। सब शुगर केन बेल्ट है। शामली कहाँ है, कैराना बड़ा फेमस चल रहा है आजकल। कन्नौज पे कब्जा करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ही संघर्ष करता था।
अब इधर दिल्ली के बॉर्डर के पास आ जाओ, क्या दिखाएं, नोएडा, गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ, अभी हम शामली एक शादी में गए हुए थे। हाथरस, अलीगढ़, ये भी देख लो। काका हाथरसी का नाम सुना होगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के ताले, बुलंदशहर, बिजनौर। अब ये सब छोटा छोटा इंडस्ट्रियल टाउन भी है। जो वेस्टर्न यूपी का टाउन है उसमें कुछ न कुछ इंडस्ट्रीज है लगा हुआ। शुगर केन ही सही, कुछ भी फैक्ट्री कम से कम एग्जिस्ट करता है। दिल्ली के पास में है इसलिए। अब ये दिल्ली के पास से मुझे याद आया कि मथुरा, वृंदावन, आगरा, ये वाला भी ट्रायंगल देखो। फतेहपुर सिकरी वहीं मिलेगा, आगरा के पास। फतेहपुर सिकरी एक बड़ा ही जबरदस्त नगरीय योजना थी अकबर की, लेकिन पानी था ही नहीं। अब जिस सिटी में पानी नहीं होगा वो सिटी कैसे बसेगा? तो फतेहपुर सिकरी खत्म हो गया। फतेहपुर सिकरी, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, कुछ न कुछ तो है इस वेस्टर्न पार्ट में। सब जगह इंडस्ट्री है, बिजनौर में भी है। नीचे बुंदेलखंड वाले भाग में जाओगे यूपी वाले में, तो वहां तुमको मिलेगा झांसी, इंडिया में हम सब जगह जा चुके हैं लगभग। छत्तीसगढ़ का वो एरिया सब नहीं गए हैं, छत्तीसगढ़ बचा हुआ है, झारखंड का एरिया बचा हुआ है। उधर थोड़ा डर भी है जाने में। फिर आप देखो ये मुलायम सिंह यादव वाला एरिया यार, मैनपुरी, सैफई, और कौन कौन से एरिया है, शिकोहाबाद, मुलायम सिंह यादव वाला एरिया देखो, इटावा। शिकोहाबाद बोल तो दिया। अब तो रोहिलखंड प्लेन्स और लखनऊ के आसपास, फिर दिल्ली के आसपास, ये सारा बेल्ट आपको देखना है क्लस्टर में। तो ये 3 पॉकेट्स आप अच्छे से देखो पहले। अब हम लोग आगे चलते हैं।
पीलीभीत एक रह गया था, अमेठी, रायबरेली, अमेठी, ये सब भी देख ही लो। हापुड़ भी है, तो हापुड़ तो यहीं पे है, गाजियाबाद से आगे हापुड़, मुरादाबाद जाने वाले रास्ते मिलता है हापुड़। आजमगढ़ मिस मत करना, वहां भैंस खो जाती है। अरे यार, यूपी में तो सोचो, प्रयागराज, बनारस, विंध्याचल देवी, हिंदू तीर्थ का तो अयोध्या। अगर यूपी में ईस्टर्न यूपी चाहे तो सारा तीर्थ तो वहीं पड़ा हुआ है, और उससे भी बड़ा तीर्थ स्थल तो सब बिहार में है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सबका सेंटर वहीं। लेकिन ये स्टेट फेल कर गया बुरी तरह से। चलो पूर्वांचल में आओ जल्दी से। पूर्वांचल में बनारस को सेंटर बनाओ और बनारस के आसपास घूमो, एक सर्कल बनाओ, मिर्जापुर। पूर्वी में तो बहुत सारी चीजें तुम लोगों को पता ही होगी। बनारस के आसपास में है सारनाथ, वाराणसी भी बनारस को ही कहते हैं, तो वाराणसी और सारनाथ। मिर्जापुर, गाजीपुर, बनारस के पास वो मुगल सराय स्टेशन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। अब दीनदयाल रखता तो ठीक था, इतना लंबा कर दिया कि उसी स्टेशन पे दीनदयाल की हत्या हुई थी। हत्या किसी चोर ने की थी। वाराणसी में वरुणा और असी दो नदियां आके गंगा में मिल रही है। गाजीपुर, वहां पे बहुत ही भीषण संघर्ष रहा है शुरू से ही। बहुत क्रिमिनल बेल्ट रहा है, मऊ का एरिया है सब, मुख्तार अंसारी वाला। अब तो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, क्या नाम है, आदित्य योगीनाथ, ये पूरा बैंड बजा रहे हैं सबका। नहीं तो उस एरिया में तो वसूली और किडनैपिंग और बाप रे, वहां तो बिहार से भी पहले सारा धंधा वहां चल रहा है ना। बिहार में भी किडनैपिंग होता था तो उसका लिंक जाके मिलता था इसी सब एरिया में। इन लोगों का जो किडनैपिंग इंडस्ट्री है वो वहां से धीरे धीरे फैलता हुआ बिहार इंटर कर गया, और बिहार में इन लोगों ने इस बिजनेस को बढ़ा दिया। किडनैपिंग का जो इंडस्ट्री है, किडनैप करो, 5 लाख रुपया लो, छोड़ दो, पैसा नहीं दिया मार दो। गाजीपुर देवरिया वाला एरिया एक बार देख लीजिए, कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, बड़ा फेमस केस है। अब रोज कितना बताते रहे कि इकोनॉमिक्स वाले टीचर सर को कोरोना हो गया, तो एक ही क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हो गलती से लाइव पूछना शुरू कर देते हो। लेंगे क्लास भाई, वो 7 दिन के बाद लेंगे।
ओके। और देख लो गोरखपुर, और गोरखपुर के पास एक गोरखपुर तो अब काफी डेवलप कर रहा है। ब्लू रेडिशन होटल भी वहां तो बन गया है, मॉल बन गया है, एयरपोर्ट चल रहा है, और बगल में बुद्धिज्म का वो सेंटर भी है ना। कौन सा सेंटर है गोरखपुर के बगल में? गोरखपुर पहले से भी बहुत अच्छी अच्छी किताबों के पब्लिकेशन का सेंटर रहा है। कुशीनगर, श्रावस्ती, गीता प्रेस है, वसुंधरा पब्लिकेशन है, बहुत सारा पुराना पब्लिकेशन वहां पे गोरखपुर में है। मिर्जापुर के पास नीचे आओगे तो रेणुकूट भी मिलेगा, मिस नहीं करना चाहिए था मुझे अब तक। मिर्जापुर, रिहंद, रेणुकूट, इलाहाबाद के नीचे साउथ में वो चित्रकूट, बनारस, इलाहाबाद के नीचे साउथ में जाओगे तो चित्रकूट। रेणुकूट मिला तो आप लोग अब उसको देखे होंगे जो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है ना, वहां पे फिजिकल मैप में गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है रेणुकूट। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बना हुआ है वो भारत का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है, सबसे बड़ा मैन मेड लेक है वो भारत का, और राजसमंद नहीं है। और एक बिहार बॉर्डर पे बलिया होगा, बलिया में वो चंद्रशेखर सिंह वहां के पहले तो बहुत बड़े गुंडे रहे, वो डॉन, पेट्रोल पंप सैकड़ों मालिक, समाजवादी नेता, इतने पैसा कमाए इस देश में कि उनके पास 40-40 हजार करोड़ उनके रिलेटिव्स के पास है। लालू यादव का साला सब कितने हजारों करोड़ का आदमी बन गया, लालू जी खुद कितने हजारों करोड़ के इंसान बन गए। चंद्रशेखर सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो भारत का सोना बाहर गिरवी रख दिया गया, क्योंकि फॉरेक्स बिल्कुल खत्म था। और इसीलिए मनमोहन सिंह आए तो लिबरलाइजेशन किए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन किए।
बिहार और यूपी इस तरह कहीं भी, बंगाल कहीं भी इलेक्शंस में अगर युवा नहीं आएगा ना तो कुछ नहीं होगा। सब युवाओं को मिल करके एक जबरदस्त पार्टी बना करके कैंपेन करना चाहिए। लालू जी अब जेल से निकल भी रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, बाहर निकलेंगे विक्ट्री का साइन देते हुए, जैसे कितना बड़ा तीर मार के आ रहे हैं। उनकी बात नहीं है। तुम कर्नाटका जाओगे, वहां का सबसे करप्ट नेता भी विक्ट्री का साइन देते हुए बाहर निकलता है। लालू जी तो सिंबॉलिक हैं, क्योंकि भारत में सबसे पहला मैसिव करप्शन जो हुआ, हजारों करोड़ रुपए का, 900 करोड़ रुपए का, वो लालू जी किए थे। वो भी 90 के दशक में किए थे ना, तो उस समय 1000 करोड़ मैटर करता था। वो 1000 करोड़ आज कम से कम पता नहीं कितना लाख, क्या कितना होगा। ओके, और कुछ देखो, तराई बेल्ट में जाना पड़ेगा। गोरखपुर से ऊपर तराई में कुछ और सिटीज दिख रहा हो उत्तर प्रदेश में। मैपिंग तो खत्म हो रहा है और 22 तारीख से हिंदी मीडियम ज्योग्राफी में हम जो पीटी का मेंस बैच है उसमें क्लास लेकर के आ रहे हैं 22 तारीख से। और पीटी एक्सक्लूसिव बैच में भी कुछ स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं। कोरोना में हमारे सभी टीचर बीमार चल रहे हैं। अगर मेरा स्वास्थ्य सही रहा तो हम सभी बैचेस में क्लास अभी लेते रहेंगे, हमारी उपस्थिति बनी रहेगी। और इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी का बैच अपने टाइम पे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो हमारा बैच है वो अपने टाइम पे होगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ज्योग्राफी ऑप्शनल अपने टाइम पे होगा। और हिंदी मीडियम जीएस जैसे हम लेते थे 11:30 में पहले, वैसे उसी टाइम पे लेंगे। और एक क्लास की योजना और बना रहे हैं, और वो क्लास ऐसा क्लास होगा जो कि सबके काम में आए, सबके हित में हो, उसकी योजना बना रहे हैं अभी हम। 22 तारीख से हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मैपिंग को 1-2 दिन आप रिवाइज करिए, ठीक है। साउथ एशिया में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। मालदीव में क्या देखोगे? कैपिटल माले। और क्या देख लोगे? श्रीलंका में क्या देखोगे? बट्टिकलोवा देख लो, जाफना देख लो, जो कि नॉर्दर्न पार्ट है, और वहाँ पे हिंदूज और एलटीटी का सब जो इशूज था उसके कारण थोड़ा वो, अभी वहाँ का एमपी फिर कह रहा है कि सिंगलीज पॉपुलेशन को ज़्यादा बसाया जा रहा है। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-3 सिटी और देख लो। कैंडी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, टूरिस्ट प्लेस है श्रीलंका में। कैंडी चले जाओ, हम गए हुए हैं कैंडी, बहुत सुंदर लैंडस्केप है, बहुत सुंदर। और श्रीलंका गए तो वहां पे मगध का फूड, मगध का, गया का बहुत सारा मिठाई वहां मिल रहा था, जैसे खाजा, गाजा, ये सब खाजा, गाजा, ये सब जो मिठाई है ना, ये सब श्रीलंका में मिल रहा था। यानी जो महेंद्र
और क्या नाम था उसकी बहन का, ये लोग जो लेकर के गए थे यहाँ से मिठाई और अपने साथ लोगों को, आज भी श्रीलंका का कल्चर वहां पे अशोका द ग्रेट वाला सब है ही उस तरह का। इंडियन मैपिंग का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों का डलवा देते हैं, जिसको इंग्लिश लेना है इंग्लिश ले लो, जिसको हिंदी लेना है हिंदी ले लो। संघमित्रा नाम था शायद, हाँ महेंद्र का। तो क्या इसमें देखना है तुमको, भूटान में जाकर देखो, थिम्फू कैपिटल है, चुक्का डैम एक देख लो, चुक्का डैम भारत बनाया हुआ है। चलो बस, थैंक यू, मिलते हैं आपसे। मैपिंग को अच्छे से रिवाइज करिए, इतना एफर्ट 8-10 दिन का वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये क्लास सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि आप इंडिया से इंट्रोड्यूस हो जाइए, और इस क्लास के बेसिस पे भी बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे लोकेशन के बेसिस पे, इसलिए आप इस क्लास को वैल्यू दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।